मेरे बेटे की ये दूसरी शादी है। पहली पत्नी फांसी लगाकर मर गई और अब दूसरी पत्नी भी जब रोज सुबह कमरे से बाहर आती तो उसके पूरे शरीर पर लाल निशान होते और लंगड़ा कर चलती। पहली के साथ भी ऐसा ही होता था तो मुझे लगा कोई रोग है, लेकिन इस बार सच का पता लगाने के लिए जब मैंने एक दिन बेटे के कमरे में झांक कर देखा तो वहां का नजारा देख मेरा दिल दहल गया। शादी की पहली रात वह गोद में सर रखकर बच्चे की तरह सिसक सिसक कर खूब रोया। आंसुओं के कारण उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। एक हट्टे कट्टे नौजवान मर्द को इस तरह रोता देख वह सहम सी गई थी। उसने सुना जरूर था कि यह उसकी दूसरी शादी है। पहली पत्नी फांसी लगाकर मर गई थी। दुनिया में लोग दूसरी शादी कर ही लेते हैं, तो उसने जो मर गया उसके बारे में सोचना जरूरी नहीं समझा। पुलिस का नौकरी, ससुर जी भी फौज से रिटायर, अच्छा खाता पीता घर है। हाँ, एक 3 साल का बेटा है, कोई नहीं पल जाएगा। वैसे भी सास ससुर तो है ही उसे पालने के लिए। वैसे भी 32 की उम्र हो गई थी मेरी माँ। बाप इतने गरीब कहीं रिश्ता कर ही नहीं पा रहे थे। ऊपर से गांव वालों की बातें सुन सुनकर तरस गई थी लाल जोड़ा मांग में सिंदूर देखने के लिए। मैंने वो मेरे घर वालों ने सोचा, अब समझौता ही करना होगा शादी के लिए। अपने मन से समझौते को स्वीकार किया था। रही बात दूसरी औरत के झूठन कि तो आज के समय में कौन जानता है कौन पवित्र होता है और कौन खुद को बचा कर रखता है सिर्फ किसी एक के लिए। इसलिए अगर जीना है तो समझौता तो करना ही पड़ेगा। उसे बड़ी शिद्दत से प्यार किया था मैंने, ना जाने फिर भी क्यों मुझे छोड़कर चली गई। वह रो रहा था। चुप हो जाइए, तकदीर पर किसका जोर चला है, जितना आपका उसका साथ था उतना निभा कर चली गई। शायद यही किस्मत में लिखा था मुझे भी आपके जीवन में आना था। मेरी किस्मत भी आप ही के साथ जुड़ी थी। वो होती तो मैं कहां से आती। मैंने अपने पल्लू से उसके आंसुओं पोंछे। उसकी आंखें अभी छलक रही थीं। वह एक मासूम बच्चे की तरह उसकी सारी बातें मान रहा था। आप पुराना सब भूल जाइए, मैं आपका पूरा साथ दूंगी, आपकी सेवा करूंगी। समय बहुत बलवान है, सब भुला देता है, वह बहुत प्यार से समझा रही थी। मेरा एक छोटा बेटा है, देखा नहीं तुमने उसे? उसने प्यार भरी निगाहों से उसे देखा। देखा है, वह तो सबसे पहले मुझसे आकर लिपट गया था। मैंने बात खत्म की। वह सुबह देर तक सोता रहा। उठा तो मानो घर में भूचाल आ गया। चिल्लाते हुए सब सामान इधर उधर फेंक सबको गालियां दे। उसकी माँ उसके आगे पीछे घूम रही थी। तब जाकर शुक्र है नौकरी पर चला गया तो घर में शांति हुई। दूसरी रात वह शराब पीकर आया। पहले तो खूब खूब तमाशा मचाया बेटा, तो अंदर जाकर छुप गया। माँ डर के मारे कांप रही थी, वह पिता भूत बना बैठा था और मैं तो सहम गई थी, शराब पीता है। मैंने अपने मन को समझाया, कोई नहीं, हमारे गांव में भी तो सभी पीते हैं। मेरे पापा भी तो पीते हैं, ये तो फिर भी पुलिस वाला है। काफी टेंशन रहती होगी इसलिए पीता होगा। इस जीवन में सब कुछ झेलना पड़ता है, उसने खुद को समझाया। मैं पीता नहीं हूं, वो आज दोस्तों ने शादी की खुशी में पिला दी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? कमरे के अंदर वह बिल्कुल शांत अच्छे इंसान की तरह पेश आ रहा था। मैं बोली, कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है। अब उसकी आंखों में वासना उछाल मार रही थी। सिगरेट के कस के साथ वह मेरे शरीर के एक एक अंग की नाप तोल कर रहा था कि अचानक उसने साड़ी खींचकर उतार दी। मैं भी उसकी मनसा समझ गई। बहुत गर्मी है बोलकर उसने अपने कपड़े भी उतार दिए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। पूरे घर में सन्नाटा सा फैला हुआ था। किसी की कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी। शायद सब सो गए थे। गर्मी इतनी, ऊपर से बस एक कमरे का सरकारी मकान, उसके सामने थोड़ा आंगन, उसमें ही सब लोग सोते थे। वैसे तो कमरे में पंखा चला रहा था, लेकिन मानो हवा बस छत को ही छू रही थी। अब उसके हाव भाव बदल रहे थे। वह मेरे पास आ गया और उसने मुझे बाहों में जकड़ पलंग पर गिरा दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं दर्द से चिल्लाई, लेकिन कुछ और बोल पाती तब तक जलती हुई सिगरेट के निशान मेरे शरीर पर कई जगह आ चुके थे। दर्द के कारण मैंने उसे परे धकेल दिया। मुझे धकेलती है साली, कुत्तियां, कहां कहां मुंह काला करवा कर आई है, मुझे सब मालूम है। उसने अचानक रंग बदल दिया। जलाते क्यों हो मुझे? मैं हैरानी से बोली। और क्या करूं, ये कोई शरीर है, लाख कोशिश के बाद भी कुछ ना हो पाए। हाय हाय, मेरी किस्मत क्यों चरलीन गई। मेरी पहली बीवी क्या शरीर था, उसका आदमी देखकर ही मोहित हो जाए। नशे में उसके मन की बात जुबान पर आ गई। तो इसमें मेरी क्या गलती है? सबका अपना अपना शरीर अलग होता है। मैं भी चिल्ला उठी, चली जा यहां से, मुझे तेरे जैसी औरत नहीं चाहिए। वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था, आंखें भयानक लाल।
मेरी तो मानो सांस में सांस आई और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन अचानक उसने हाथ पकड़कर खींच लिया। खबरदार, अगर बाहर गई तो हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। हाँ हाँ, हमेशा के लिए ही जा रही हूं। फिर अचानक जकड़ लिया और चूम चूम कर बदहाल कर दिया। पता नहीं अचानक कहां से इतना प्यार आ गया। मुझे माफ कर देना, मैं तो बस देख रहा था तुम कितना बर्दाश्त कर सकती हो। मैं बस मजाक कर रहा था। तुम तो मेरे बेरंग जीवन में रंग भरने आई हो। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। और रोने लगा। मुझे माफ कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तुम्हारे बिना अब कुछ ढूंढने लगा खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए। मैं पंखे में ही लटक जाता हूं और मेज बैंड पर रखने लगा। मैंने उसे रोका, ऐसा मत करो। भला मैं कहाँ जाऊंगी आपके बिना, अब तो जीवन आपके साथ ही बिताना है। मैंने उसे बिठाया और फिर रात भर वह मुझे नोचता रहा। मेरा जला हुआ शरीर टूट चुका था। अगली सुबह वह बहुत खुश थी, सबसे हंसकर बातें कर रहा था। मैं दर्द के कारण बाहर ही नहीं आई, कमरे में ही पड़ी रही। आती भी कैसे शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ी थी। पैरों से चल नहीं पा रही थी, सांस भी मुंह बनाकर घूम रही थी। बहू नहीं उठकर आई। वह मुझे एक कप चाय कमरे में ही देकर वह बोला, तुम आराम करो माँ, सब काम कर लेंगी, और ड्यूटी पर चला गया। अब तो हर रात मेरे लिए खौफनाक रात होती। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पहले इतने इलाज लगे बहू को मार दिया। उसे भी पता नहीं क्या आग लगी थी, जो बच्चे को भी छोड़कर मर गई। दूसरी आई, इतनी अच्छी कि पता ही नहीं संस्कार क्या होते हैं। पड़ी है 12 बजे तक। 2 महीने सहने के बाद सांस का गुस्सा फूट पड़ा और बहू को सुना दिया। मांझी मैं करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती। ये देखो मेरा हाल, कुछ जख्म ठीक होते हैं तो नए बन जाते हैं। मैं सही से चल भी नहीं पाती और ऐसे निशान पूरे शरीर पर है। बहू ने साड़ी हटा दी। सांस चिल्ला उठी, हाय ये कैसे निशान है? ये तो कोई रोग लगता है। ऐसे निशान तो पहली वाली के भी होते थे। मेरा माथा कुछ ठनका। मांझी ये कोई रोग नहीं, ये सिगरेट के जलने से बनते हैं। मैं रोते रोते बोली, ऐसे कैसे जल जाती हो तुम लोग? मैं रवि से बात करती हूँ, कमरे में सिगरेट ना पिया करें। सांस सब समझ कर भी नासमझ बन रही थी। उस रात उसे मैंने हल्का सा इशारा दिया कि मुझे घर के कामकाज करने चाहिए। मांझी कब तक करती रहेंगी, ये सब अच्छा थोड़ी लगता है। माँ ने कुछ कहा। क्या उसके तेवर बदल गए? कह भी रही थी तो क्या गलत है शादी? बस एक काम के लिए ही थोड़ी होती है। वैसे भी मुझे भी आराम चाहिए। आज आप बाहर जाकर सो जाइए, मैंने विनती की। वो तो ऐसे बाहर गया मानो सांप सूंघ गया हो। मेरा सूख देखा नहीं जाता तुझसे। तू तो नागिन है, नागिन। कितने दिन हुए शादी को, पहले वाली के साथ भी यही था, फिर भौंकना शुरू कर दिया। मैं शर्म से मरी जा रही थी। सांस क्या सोचेंगी? आते ही बेटे को भड़का दिया। ऐसा क्या कह दिया? मैंने थोड़ी काम में मदद करने को ही तो बोला है। अकेले सारा काम नहीं होता। मुझसे सास डरी हुई थी। ससुर की तो बोलती बंद थी। बाहर जाकर बैठ गए। सास बाहर जाकर छिप गई। अब तो रोज सांस को गालियां व पिटाई देखने को मिलती। एक दिन तो सांस को ऐसा धक्का मारा कि टकराकर सर फूट गया। वह बीच में हमारा बेटा भी आ गया, उसे भी चोट लग गई। मुझसे देखकर रहा न गया तो दोनों की पट्टी कराई। फिर अगले दिन नंद घर आई और उन सबको अपने साथ ले गई। अब रवि की खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन मेरी जिंदगी बदहाल हो गई। जब जो कहे बना कर दो, जब जो बोले करते जाओ। बड़ी मिन्नतों के बाद एक दिन के लिए मायके लेकर गया, लेकिन वहां भी पूरा समय पीछे पीछे लगा रहा, किसी से ढंग में बात तक नहीं करने दी। चलो अब तो सास ससुर की सरदर्दी खत्म, पूरा घर धन दौलत हमारी बिटिया राज करेंगी वर्टिकल बार। लेकिन ये शरीर पर निशान कैसे और इतनी घबराई क्यों है? माँ ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नौकरी से भी पीकर दंगा करने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब तो बस जाता और थोड़ी ही देर में वापस आ जाता। वह पूरे दिन ड्रामा करता। मैं पेट से हूं, मेरा जी मचल रहा है। उस रात पहली बार मैंने झुंझलाते हुए कहा, क्या मतलब? वह चिढ़कर बोला, एक है वही काफी है। कभी प्यार से देखा है उसकी तरफ तूने? कभी गोद में खिलाया उसे जो दूसरा पैदा करेगी? क्यों? मस्त तो पर रहा है। और वैसे भी आपसे फुर्सत मिले तो देखूं। मेरे इतना बोलते ही कटाक से थप्पड़ जड़ दिया। मेरे गाल पर उसने जैसे ही दोबारा हाथ उठाया, मैंने पकड़ लिया। हाथ पकड़ती है रुखसाली और लात मेरे पेट पर मारी, जहां एक नन्ही सी जान पनपी ही थी। मैं चिल्लाने लगी, कोई बचाओ, ये राक्षस मार डालेगा। तब तक कोई सुनता तो मुझे कमरे में बंद कर दिया। अरे ये क्या कर रही है? आपस की बात है। थाने वाले आ गए तो नौकरी घर सब चला जाएगा। फिर क्या खाएगी, कहाँ रहेगी? पूरी रात उसे मनाता रहा, लेकिन अपनी मनमानी उसने फिर भी की।
और सुबह वह खुश था और मैं बार बार बस वॉशरूम में जा रही थी। मेरे पेट में बहुत दर्द था। वह बस एक कप चाय बनाकर ले आया मेरे लिए। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी हालत बहुत खराब है, मैं ठीक कर दूं। फिर वासना झलक रही थी। नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूं, कुछ पैसे दे दो, बड़े प्यार से बोला। सारे तो ले लिए, अब कहाँ बचे है? क्यों सारा मैं ही खा गया, तुमने कुछ नहीं खाया। सारा मजे में ही लेता हूं, तुझे तो कुछ मिलता ही नहीं मुझसे। वह फिर लड़ने लगा। तनख्वाह आधी है तो खर्चे कम करो। अच्छा तू मुझे सिखाएगी, ला अंगूठी इधर दे। तनख्वाह पर छुड़ा लूंगा और अंगूठी निकालने लगा। तब मैं खुद को संभालते हुए बोली, ये शराब खरीद कर पीते हो, बहुत महंगी पड़ती है, सामान ला दो, घर पर बना दूंगी, सस्ती पड़ेगी और नशा भी ज्यादा होगा। तुम्हें बनानी आती है? हैरानी से पूछा। हाँ, हमारे गांव में तो सभी बनाते हैं, बहुत आसान है। अरे बाप रे, तू तो बहुत तेज है, तुझे पता नहीं, शायद घर में दारू बनाना गैर कानूनी है, पुलिस पकड़ कर ले जाएंगी। वो सब मैं नहीं जानती। जब खरीद कर पीना जुर्म नहीं तो घर में बनाकर पीने में कौन सा जुर्म? पागलों वाली बातें मत कर, ये सरकारी मकान है। किसी को भनक भी लग गई तो दोनों अंदर आगे से ऐसी बातें मत करना। मैं जरा आता हूं, कुछ खाने को बना लें, और बाहर चला गया। वह बाहर का दरवाजा भी बंद कर गया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे भगवान, कहाँ फंसा दिया? यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं, चाहे कोई मर जाए। हमारे गांव में तो एक आवाज पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था कि तभी हल्का सा दरवाजा खुला और एक बूढ़ी काकी अंदर आई। वह बोली, मैं तेरा दुख जानती हूँ बेटी, लेकिन उस राक्षस के कारण यहाँ कोई नहीं। ये ले फोन और जल्दी से अपने घर फोन कर पिता को बुला ले। तुझे नहीं मालूम पहली ने क्या क्या झेला और आखिरकार मर गई। रवि को औरतों का दर्द देखकर बहुत प्रसन्नता मिलती है। मैंने जल्दी से पापा को फोन किया और बोला, कल ही आना, और माँ की बीमारी का बहाना बना मुझे ले जाना, और एक शब्द भी मत बोलना। काकी आई और स्टैक से गई। तब तक रवि दारू लेकर आ गया। अब तो मैंने नाटक शुरू कर दिया। अच्छा सा उसकी पसंद का खाना बनाकर उसे दिया। वह देखकर खुश हो गया। मैंने कुछ गलत कहा? क्या जाने दिया करो, हफ्ते 10 दिन में वहीं से इकट्ठी ले आया करूंगी। मैंने बड़े प्यार से बोला, डॉक्टर के चलोगी नहीं? रहने दो, वैसे भी पैसे कहाँ हैं तुम्हारे पास, चाहो तो 2-3 दिन के लिए मायके भेज दो। मैं कैसे रहूंगा तेरे बिना, छुट्टी ले लो, दोनों चलेंगे। अगली सुबह ससुर को देख वह थोड़ा घबरा गया। उसे कुछ गड़बड़ लगी। कल से घर जाने की रट लगा रही थी और आज ससुर जी आ गए। मुझसे पूछा, ससुर जी कैसे आए? माँ की तबीयत खराब है तो मुझे जाने दो, बस कुछ दिन के लिए और जल्दी से लेने आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। और मैंने विदा ली। ऐसा क्या हो गया था बेटी? भला कोई ऐसे फोन करता है? हम तो घबरा गए थे। माँ ने सवाल पर सवाल दाग दिए। जवाब में मैंने अपना पल्लू हटा दिया। पूरा शरीर जला हुआ था, बच्चा तक गिर गया। माँ उसे गले लगाकर रोती रही, फिर डॉक्टर के पास लेकर गए। उसकी हालत खराब थी, सूख कर कांटा हो गई थी, एकदम बूढ़ी नजर आ रही थी। अब कुछ आव भगत तो करनी पड़ेगी पतिदेव कि आएगा तो जरूर। सारे जख्म एक साथ उछाले मार रहे थे। फिर देशी दारू निकाली गई और पतिदेव पीछे पीछे अच्छे दामाद की तरह सासू माँ का हाल चाल लेने आ ही गए। सबने दामाद का खूब आदर सत्कार किया। अलग कमरे की व्यवस्था को देखकर रवि खुश हो गया। ससुर जी जानते होंगे बेटी, दामाद का मिलना जरूरी है। उसे नशा चढ़ता जा रहा था। वह मेरा बगल में आकर लेटने को इंतजार कर रहा था। अब वह बेहोश सा हो रहा था कि तभी कमरे में कुछ आवाजें महसूस हुईं। उसे अपने पैर भारी से लगे शरीर कसा सा महसूस हुआ। उसका नशा चढ़ते चढ़ते एकदम उतर गया। हाथ में लाठियां लेकर कुछ लोग उसके चारों ओर खड़े थे। तब तक वह कुछ सोच पाता, लाठी बरसने लगी। कोई बोला, इसके कपड़े तो उतारो। फिर आवाज आई, जरा सिगरेट तो लाओ, इसे बहुत शौक है औरतों को जलाने का। तब बिना कपड़ों के बारे बार उसके शरीर पर सिगरेट से जख्म किए गए। रवि चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। फिर आवाज आई, जरा मिर्च तो लाओ, इसके जख्म हरे करने हैं। वह उनके पैर पड़ने लगा, मुझे पुकारने लगा, बचा लो मुझे, मैं अब किसी को नहीं जलाऊंगा। फिर मेरे घर वालों ने उसे छोड़ दिया और तलाक के कागज हाथ में थमा दिए और तभी साइन कराए। और इस तरह उस नर्क से मैं आजाद हो पाई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।